हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल डिफेंस मैनिया पर, जिसमें हम रीजनिंग जो है भाई वो डिटेल्ड वे में कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है भाई वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ऐसा टॉपिक है कि जो एक बार आप समझ गए तो इसके क्वेश्चंस आप 2-3 सेकंड में ऐसे गर्दे की तरह उड़ा दोगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है भाई डेट इज क्यूब एंड डाइस, मींस डाइस एंड क्यूब। तो क्यूब जो है भाई आप सबको पता है एक 3D शेप होती है जिसमें 6 फेस होते हैं और आपका जो है भाई एक हर साइड जो है भाई बराबर होती है, यानी जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल हो वो तो उस ज्योमेट्रिकल शेप को जो है भाई हम क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। तो उसी क्यूब पे अगर हम कुछ नंबर्स लिख दें, यानी 1 से 6 तक नंबर्स लिख दें, तो वही क्यूब जो है भाई आपका डाइस बन जाता है। तो उसी की आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है भाई अगर हम बात करें एक क्यूब की, तो क्यूब जो है भाई कुछ इस तरीके की शेप होती है, ऐसे। तो थोड़ा सा 3D में बनाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ इस तरीके की शेप होती है। तो ये मैक्सिमम व्यू है जो आप एक क्यूब का ले सकते हो। हमारे पास जो है भाई क्यूब जैसी दिखने वाली शेप में ये एक चार्जर का अडेप्टर है। तो देखो भाई, आप या तो इसको ऐसे देख सकते हो तो आपको एक फेस दिखाई दे रहा है, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे देख सकते हो तो 2 दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे देखोगे तो 3 दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से हमने बोर्ड पे बनाया कि 3 दिखाई दे। 3 से ज्यादा आप एक साथ नहीं देख सकते। तो एक साथ एक क्यूब के 3 फेस को देखा जा सकता है। ये एक फेस है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऊपर नीचे। तो 6 फेस हमारे पास है क्यूब के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है भाई उसके अलावा ये आपकी एज वगैरह है भाई, वर्टिसेस हैं, कोने हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हैं। फेस की अगर हम बात करें तो अगर आप कोई भी फेस लो, मान लो मैंने सामने वाला फेस लिया, तो ये ऊपर वाला, इधर वाला, नीचे वाला, इधर वाला, ये 4 फेस इसके एडजेसेंट फेस हैं। और जो इसके जस्ट इधर है वो क्या है, अपोजिट फेस है। तो यहाँ पे जो है भाई टोटल 6 फेस होते हैं, यानी एक को पकड़ोगे तो 5 और बचेंगे। तो यहाँ पे मान लो भाई दिस इज द फेस। तो इस फेस के जो है भाई 4 एडजेसेंट फेस होते हैं, 4 एडजेसेंट फेस हैं, एंड साथ में जो है भाई एक अपोजिट फेस है। अब आप ही बताओ यूनिक कौन है? यूनिक है अपोजिट वाला। तो इसीलिए पेपर में भी आपसे अपोजिट फेस के बारे में पूछता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये। उसके अलावा ये तो बना हुआ क्यूब है, दिस इज क्लोज क्यूब, ठीक है, ये क्लोज है, ठीक है। अगर इसी को ओपन कर दें, इसी को खोल दें, तो भाई देखो ये ऐसे खुल सकता है आपका अलग अलग तरीके से, ठीक है। कुछ इस तरीके से मान लो खुल गया, तो ये 6 फेस है, इन्हीं को फोल्ड करके आपका क्यूब बना दिया जाएगा। ऐसे भी खुल सकता है। उसके अलावा जो है भाई ऐसे भी खुल सकता है, ऐसे खुल गया। उसके अलावा जो है भाई ये ऐसे भी खुल सकता है, ऐसे भी खुल सकता है। मतलब कुल मिला के 6 फेस होने चाहिए जिन्हें क्लोज करके हम क्या बना सकते हैं, क्यूब बना सकते हैं अपना। तो ये जो है भाई ओपन क्यूब है, ये क्लोज क्यूब है। इसी पे जो है भाई जब हम 1 से 6 तक नंबरिंग लिखते हैं तो ये भाई आपका क्या बन जाता है, डाइस बन जाता है। और 1 से 6 तक नंबरिंग लिखने के तरीके से भाई डाइस भी आपके 2 टाइप के हो सकते हैं। एक जो है भाई आपका स्टैंडर्ड डाइस होता है, जिससे आप जो है भाई खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, ठीक है। और बाकी जो है भाई उसके अलावा जो भी होंगे उन्हें हम साधारण पासा यानी जनरल डाइस बोलेंगे। तो यहाँ पे जो है भाई आपका जो ये है स्टैंडर्ड डाइस, इसमें जो आपके अपोजिट फेस हैं, अपोजिट फेस जो है भाई उनका सम जो है भाई वो 7 होना चाहिए। यानी 1 के सामने हमेशा 6 लिखना है, 2 के सामने 5 और 3 के सामने 4। तो ये आपका बन जाएगा स्टैंडर्ड डाइस। तो आप कहीं से भी डाइस लें लूडो वूडो खेलने के लिए तो आपको ऐसा ही मिलेगा। इसके अलावा जो है भाई अगर कुछ भी कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है, यानी 2 फेस का सम 7 नहीं होना चाहिए। नो 2 अपोजिट पेयर्स हैव सम 7। किन्हीं भी 2 अपोजिट पेयर्स का सम 7 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 का हो गया तो तीसरी का तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और अगर तीनों का 7 हो गया तो वो स्टैंडर्ड डाइस होगा। हाँ, एक का हो सकता है, जैसे मान लो एक 6 है तो 2 3 और 4 5 आमने सामने, या फिर मान लो भाई आपका जो है 2 5 आमने सामने, मतलब हो भी सकता है एक या नहीं भी हो, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई होना ही चाहिए। 3 से कितनी सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही हैं, या फिर सारे अलग अलग भी हो सकते हैं। 1 का 5 है आपका, 2 का जो है भाई 4 है, 3 का जो है मान लो 6 है। तो
तो ऐसे हो कि या तो मतलब 2 का नहीं होना चाहिए, 1 का होगा तो चलेगा, 1 का भी नहीं होगा तो चलेगा। तो ऐसे जनरल डाइस कैसे भी बन सकते हैं। तो पेपर में बहुत कम चांस है कि आपसे स्टैंडर्ड डाइस पूछे, लेकिन फिर भी कभी कभी वो ये चेक करने के लिए कि क्या आपको स्टैंडर्ड डाइस का कंसेप्ट पता है, कभी कभी इस पे भी वो क्वेश्चन बना देता है। तो ऐसा नहीं है कि पूछता ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है भाई कैसे करेंगे एक डाइस के क्वेश्चन, चाहे ओपन हो या क्लोज हो, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर देखो ओपन डाइस है आपके पास, तो इससे आसान वो आपसे क्या ही पूछेगा। जब आप इसको क्लोज करेंगे, आप ही बताओ, जब हम एक ओपन डाइस को ऐसे क्लोज करते हैं, जब इसको यहाँ से उठाओगे, इसको उठाओगे, इसको उठाओगे, ठीक है, ये वाली साइड इसके अपोजिट आएगी। जब खोलोगे, इसको उठाओगे, इसको उठाओगे, तो ये अपोजिट आएगी। तो इसमें याद रखना अल्टरनेट वाली साइड अपोजिट होती है। जैसे मैंने प्लस बनाया तो ये वाली अपोजिट होगी, ठीक है। उसके बाद जो है क्रॉस, तो ये वाली अपोजिट होगी, ठीक है। माइनस, ये वाली अपोजिट होगी। तो ऐसे अपोजिट पेयर्स आपकी होती हैं अल्टरनेट वाली, चाहे कैसी भी शेप हो, चाहे आपकी कैसी भी शेप हो भाई, आपको जो है अपोजिट ऐसे। तो यहाँ पे जो है भाई आपका ये और ये अपोजिट होगी, ये और ये अपोजिट होगी, और ये अपोजिट होगी। तो अल्टरनेट वाली पेयर्स आपकी अपोजिट होंगी, ठीक है, बाकी एडजेसेंट होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज याद रखनी है कि ओपन डाइस में चाहे कैसा भी दिया हो, मैं कह रहा हूं, चाहे आपका जो है भाई ऐसा दिया हो, ऐसा दिया हो, तो भी मतलब वही चीज लगेगी आपकी कि ये अपोजिट पेयर्स हैं, ठीक है। तो ऐसे, तो अपोजिट पेयर्स ओपन में क्या होती है, अल्टरनेट वाली होती है। तो यहाँ पे इसको जो है भाई याद रखना कि ओपन डाइस के अंदर, ठीक है, अल्टरनेट अल्टरनेट फेसेस आर अपोजिट। तो अल्टरनेट फेस जो है भाई वो क्या होते हैं, आपके अपोजिट होते हैं, ठीक है, ओपन डाइस के अंदर। ये बात आपने याद रखनी है, कतई गांठ बांध लेनी है कि भैया अल्टरनेट वाले अपोजिट पेयर्स हैं। इस पे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे स्टेटमेंट वाले और वो सब जो है भाई यहाँ पे बन जाते हैं आपके क्वेश्चंस, ठीक है। तो वो करेंगे। उसके अलावा भाई क्लोज डाइस में क्या है कि देखो, आपको जो है भाई मान लो 2 फोटो दी गई हैं। तो अगर मान लो आपको केस 1 दिया हुआ है, ठीक है, केस 1 में क्या है, या तो ऑल फेस आर सेम या नो फेस कॉमन। या तो भाई आपको सारे फेस कॉमन दिए हैं, सेम दिए हैं, या फिर सारे जो है भाई आपको अलग दिए। मतलब कुछ इस तरीके से मान लो आपके सामने डाइस है, ठीक है, ऐसे। तो अब एक बार हमने डाइस बनाया, अब हम दिखाएंगे जादू। जादू से ये हो गए 2, कहो तो 4 कर दूं, ये लो, कहो तो जो है भाई 6 कर दूं, ये लो, कहो तो जो है भाई, ठीक है, बहुत है इतने तो, ठीक है। तो इसी में जो है भाई ऐसा भी बना लेते हैं, नो कॉमन वाला और वो। तो ये, तो यहाँ पे जो है भाई आप देखो कि या तो आपका केस हो सकता है कि तीनों सेम, मान लो 3 2 5, इधर 1 4 6, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। या फिर आपका जो है भाई 5 4 2, यहाँ जो है भाई 5 2 4, तो ये सेम है, तो ये किसी काम के नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये नो यूज, यहाँ पे कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, नो कंक्लूजन, ठीक है। तो मतलब इससे आप कुछ भी पता नहीं कर सकते, किसी काम के ना है। अगर आपको तीनों फेस सेम दे दिया, मतलब सेम फोटो दी है, तीनों अलग दिए हैं, तो भी किसी काम के नहीं है, कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज है। उसके अलावा जो है भाई यहाँ पे केस टू आपका कहता है कि अगर जो है भाई आपका 1 फेस सेम है, 1 फेस कॉमन, अगर एक फेस कॉमन है भाई, जैसे 2 3 6 है, यहाँ जो है भाई 4 3 5, ऐसे एक फेस जो है भाई कॉमन है, तो इसमें क्या करेंगे, जो कॉमन वाला फेस है 3, ठीक है, वहां से लिखना शुरू करेंगे, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो 3 से क्लॉकवाइज चले 6 2, यहाँ जो है भाई 3 से क्लॉकवाइज चले तो 4 5। तो यहाँ पे जो है भाई ये आपके जो है भाई आमने सामने वाले मिल गए। तो यहाँ मिसिंग कौन है,
मिसिंग है जी आपका 1, तो 3 के सामने 1, ये सब आपको तीनों पता चल गए। तो अगर एक फेस कॉमन हो तो पूरा डाइस जो है यहाँ पता चल जाएगा कि किसके सामने क्या लिखा हुआ है। उसके अलावा भाई केस 3 जो है भाई उसमें क्या होगा, 2 फेस कॉमन होंगे, 2 फेस कॉमन। तो यहाँ पे भाई 2 फेस कॉमन होंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 1 6, इधर आ जाएगा भाई आपका लेट से 6 5 1। तो इस केस में क्या होगा भाई, जो 2 फेस कॉमन है उनके अलावा जो तीसरा बच गया, तो 4 और 5 जो है भाई ये क्या होती है, अपोजिट पेयर। तो यहां से आ जाएगा कि 4 और 5 अपोजिट पेयर है, क्योंकि बाकी तो 2 कॉमन है। क्योंकि आप देखो कि आपको अगर ये 2 फेस जो है भाई आपको दिखाई दे रहे हैं और यही 2 फेस ऐसे दिखाई दे रहे हैं अगर, ठीक है, तो यही 2 फेस से आप बस ये देख सकते हो उसका अपोजिट। तो जब 2 कॉमन होते हैं तो तीसरा जो है भाई, तीसरे फेस आपस में अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो ये वाला सबसे बेस्ट है। अगर आपको कोई ऐसा मिलता है जिसमें एक ही फेस कॉमन है, तो तब जो है भाई आपका तीनों पता चल जाएंगे। 2 फेस कॉमन है तो एक ही पता चलेगा, और कोई फेस कॉमन नहीं है, सारे कॉमन है, तो भी कुछ नहीं पता चलेगा, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहां पे जो है भाई आपने याद रखना है कि एक फेस कॉमन है तो इस तरीके से कर लेना। अगर आपके 2 फेस कॉमन है तो इस तरीके से आपका जो है भाई यहाँ पे आप आंसर निकाल सकते हो। बाकी जब क्वेश्चन में अभी हम अप्लाई करेंगे तब जो है भाई आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। तो बढ़ते हैं अब फाइनली क्वेश्चंस की तरफ। इन कंसेप्ट को हम क्वेश्चंस में लगा के देखते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है भाई पहला, ठीक है। देखो यहां पे जो है ऐसे कुछ कुछ लिखा होगा, जब ऐसे फोटो दे रखी हो तो आपको क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा ये देखो कि मेरे भाई किसका अपोजिट पूछा है। तो जी 6 का अपोजिट पूछा है, तो सीधा जो है भाई यहाँ पे आपको 6 का अपोजिट चाहिए। तो आप फोटो चूज करनी है आपको जिससे आपका 6 का अपोजिट मिल जाए। उसमें जो है भाई देखो तरीका क्या है कि एक तो तरीका ये है कि जैसे यहाँ पे आपका जो है भाई सिर्फ 6 और 4 कॉमन है, ठीक है। तो 6 और 4 कॉमन है तो इधर 2 और 3 अपोजिट आ गया, ठीक है। यहाँ पे इस वाली फोटो में आप देख सकते हो कुछ तो गड़बड़ है भाई इस क्वेश्चन में। आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक। बाकी इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, मिस्टेक होगी लेकिन आंसर हो सकता है, क्योंकि देखो 6 के साथ आपका 2 4 और 1 3 तो दे ही रखा है, तो 2 4 3 ये सब तो कट जाएगा, आपका 5 आंसर आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन बिना सोल्व किए भी ऐसे हो रहा है, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, क्योंकि 6 और 3 तो 1 और 4 आमने सामने आ रहे हैं, ठीक है। वैसे गड़बड़ क्या है, ठीक तो है, 1 और 4 आमने सामने आ गए इससे, और इस वाले से 6 और 4 2 और 3 आमने सामने आ गए, ठीक है। फिर तो वो मैंने ही गलत देख लिया था। तो ऐसे भी कर सकते हो कि देखो 2 और 3 आमने सामने है, 4 और 1 आमने सामने, तो बचा क्या 6 के लिए 5। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में जब आपको डायरेक्टली 6 दे रखा था, उसका 1 भी एडजेसेंट है, 3 भी एडजेसेंट है, 4 भी एडजेसेंट है, 2 भी एडजेसेंट है, तो सिर्फ 5 ही बचा। तो ऐसे भी कर सकते थे इस वाले को, तो ठीक है। देखो क्वेश्चन दे रखा है ओपन डाइस है आपका, ठीक है। इसको फोल्ड करेंगे तो पूछा 6 के अपोजिट कौन आएगा, तो 6 का जो है भाई आप अल्टरनेट देख लो 8, तो सीधा आंसर हो गया 8, ठीक है। बिल्कुल मतलब उंगलियों पे होते हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सीधा आपका उंगलियों पे क्वेश्चन होंगे। आप देखो यहाँ जो है भाई पूछा एट द रेट के अपोजिट, तो ये एट द रेट के अपोजिट क्या आएगा भाई, एंड आएगा, तो आंसर सीधा एंड हो गया। इसी में थोड़ा उसे अच्छा क्वेश्चन बनाना होता है, तो वो जो है भाई स्टेटमेंट वाला बना देता है। अभी दिखाता हूँ कैसे। उससे पहले जो है भाई आपने अगर नहीं पता अभी भी, आपकी ये मैराथन जो है भाई आपको अटेंड करनी ही करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो है भाई स्कोर अच्छा जाए और सिलेक्शन पक्का हो, तो मैथ्स और रीजनिंग कंप्लीट जो मैराथन आपकी इसी चैनल डिफेंस मैनिया पे आप जो है भाई देख सकते हैं, ठीक है। 30 तारीख और 7 दिसंबर को जो है भाई आपकी ये रहने वाली है मैथ्स की, तो चाह के भी इसको मिस मत करना, ठीक है। कॉपी पेन लेके पहुंच जाना, ठीक है। मैराथन्स के अंदर अपनी जो प्रैक्टिस है उसे बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से बूस्ट करने के लिए, अपना स्कोर बूस्ट करने के लिए पहुंच जाना जो है भाई,
ठीक है। तो यहाँ पे जो इस टाइप का क्वेश्चन जो है भाई, ये थोड़ा सा अगर उसे और लेवल बढ़ाना हो तो अब इसमें देखो आपको बताना है कि इसको अगर फोल्ड करके बनाएंगे तो कौन कौन सा पॉसिबल है। तो इसके लिए आपने कुछ नहीं करना, आपने इनकी अपोजिट पेयर लिख लेनी है। जैसे 5 की अपोजिट पेयर क्या है मेरे भाई, 6। उसके बाद आपकी जो है भाई 3 की अपोजिट पेयर क्या है, 4 इसमें, और 1 की बच गई 2, ये लिख ली। अब आपने चेक करना, देखो 1 6 5, 1 6 5, तो 6 5 तो 7 7 है, यानी ये नहीं पॉसिबल। आपको चेक करना है तीनों अलग अलग उससे आना चाहिए, यानी जो ये 3 नंबर है ये तीनों इन अलग अलग से होने चाहिए, सेम से होंगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एडजेसेंट है, ये अपोजिट है। तो 3 6 2, तो 3 6 2, देखो तीनों अलग अलग से है, यानी ये पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद 5 3 1, 5 3 1, ये भी अलग अलग से है, यानी पॉसिबल है। 6 2 4, 6 2 4, ये भी अलग अलग से है, यानी पॉसिबल है, यानी 2 3 4 आपका पॉसिबल है। तो डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये लगा लो ये सबसे टफ क्वेश्चन था डाइसेंट क्यूब का। अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो आप तो गर्दा उड़ा दोगे, कुछ नहीं बचा, फिर कुछ नहीं बचा भाई, इससे टफ कुछ नहीं, ठीक है। आपने चेक कर लिया कौन कौन से पॉसिबल है कौन कौन से नहीं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको फोल्ड करेंगे कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो अगेन जो है भाई हमें दिख रहा है कि W का जो है भाई अपोजिट N है, T का अपोजिट K है, और एंड का अपोजिट जो है भाई M है। तो वहां देखा पहला आपने M एंड, तो यही पॉसिबल नहीं है भाई, पहला ही, पहले में ही गड़बड़ दे दी, विच इज नॉट पॉसिबल पूछा था, बाकी पॉसिबल होंगे फिर तो MKN पॉसिबल है, TWN ये भी पॉसिबल है, एंड TN, बाकी तीनों पॉसिबल है, सिर्फ पहला पॉसिबल नहीं था, ठीक है। कैसे बच्चों जैसे सवाल है ना। यहाँ पे भाई टोटल नंबर ऑफ क्यूब पूछा है इसके अंदर, तो ये तो नॉर्मल काउंटिंग वाला है आपका, कि जैसे इसमें जो है भाई पूरी है लाइन, तो इसमें 3 है, ठीक है। उसके बाद इधर ये 2 2 वाली जो है भाई 2 है, ठीक है। फिर ये आपका 1 1 1, यानी इसमें कितने हैं, 3 4 3 7 3 10, 10 क्यूब आ गए। तो इस तरीके से गिनने आपने, अगर ज्यादा दे रखे हो ऐसे 3x3 टाइप्स वो दे रखा हो तो फिर जो है भाई अलग बात है। जैसे मान लो ऐसे करके भाई आपका, मान लो 3x3 दे दिया, इस तरीके से मान लो भाई 3x3 दे दिया, तो एक गिन लो, 3 × 3 9, और ऐसे ऐसे 3 है तो 27 हो गए। तो ऐसे करके मतलब वो 3 × 3 × 3 ऐसे भी लगा सकते हो, तो ऐसे करके क्यूब भी गिन सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद जो है भाई आपका यहाँ पे, कि क्यूब इज पेंटेड ऑन ऑल सरफेस विद ऑरेंज कलर इज डिवाइडेड। देखो एक ऐसा कलरिंग वाला क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको बहुत प्यारा कंसेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है, प्यारा कंक्लूजन बता रहा हूँ। देखो आपने क्या करना है भाई, सबसे पहले एक क्यूब देखो, ये एक क्यूब है, ठीक है। अब इसको जब हम डिवाइड करते हैं, यूजुअली आपका 3x3 यानी 27 क्यूब वाला आता है, लेकिन वैसे देखो अगर अलग आ जाए, ठीक है, तो आपने क्या करना है, मान लो मैं आपको 4x4 वाले एग्जाम्पल से समझाता हूं, ठीक है, आप समझ जाएंगे। 4x4 वाला एग्जाम्पल, मान लो ये 4x4 क्यूब है आपका, 4x4 क्यूब है, तो ऐसे हर तरफ से जो है भाई ये 4x4 से बटा है, ऐसे, ठीक है, ऐसे करके जो है भाई ये 4x4 है, तो हर तरफ से ऐसे बटा होगा। ये जो है भाई आपका बन गया 4x4 क्यूब। तो टोटल जो है भाई आपके कितने आ गए, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 क्यूब है टोटल। अब देखो आपको याद रखना है कि इसके अंदर जो क्यूब आपके जो है भाई कोनों पे हैं, कॉर्नर पे हैं, वो तीनों पेंट होते हैं। हमेशा जो कॉर्नर पे क्यूब होते हैं उनकी 3 साइड पेंट होती है। जो आपके जो है भाई वो है, क्या कहते हैं, एज सेंटर्ड है, एज सेंटर्ड है भाई, यानी जो इस वाली लाइन पे है, ठीक है, उनके 2 फेस आपके पेंट होते हैं, 2 साइड पेंट होती हैं। जो आपके फेस सेंटर है भाई, फेस सेंटर्ड है, उनकी जो है एक साइड पेंट होती है फेस के सेंटर पे, ये वाले, ठीक है। और आपका जो है भाई जो बॉडी सेंटर्ड है, जो बॉडी के वो है, उसकी एक भी साइड पेंट नहीं होती, नो साइड। तो यहाँ पे हमेशा जो 3 साइड वाले हैं वो चाहे कितने बाय कितने का क्यूब हो, आपके कोने जो है भाई 8 ही होते हैं, तो हमेशा 3 साइड पेंट 8 ही रहेंगे। 2 साइड 1 साइड ये सब बदलते हैं,
तो यहाँ पे एक एज पे देख लो, एक एज पे जो है भाई 2 हैं आपके 4x4 में, ठीक है। तो 4 और ऐसी एज कितनी होती है क्यूब में 12, तो यहाँ पे भाई एक में कितने आपके 2 और ऐसी 12 हैं, तो 24 हो गए जिनके 2 साइड फेस वो पेंट होंगे। एक साइड वाली एक फेस में गिन लो, एक फेस में कितने 4, ऐसे 6 फेस होते हैं, तो 4 × 6 अगेन 24 आ गया। अब जो है भाई इनके अलावा जो बच जाए, जैसे टोटल 64 है तो ये टोटल कितने हो गए 24 48, 48 और 8 56, तो 56 माइनस करेंगे आप 64 में से तो आंसर क्या आ जाएगा 8, यानी 8 ऐसे हैं जिनकी कोई साइड पेंट नहीं है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चाहे कल को आपको 5x5 का क्यूब दे दे, ठीक है, 3x3 की जगह चाहे 6x6 कुछ भी दे दे, आप कोई भी चीज गिन लोगे, रटनी नहीं पड़ेगी। तो ऐसे ही आपसे जो है यहाँ पूछा है भाई कि 27 पार्ट यानी 3x3 वाला क्यूब है आपका, तो उसमें पूछा कितनों का 1 फेस पेंट होगा। तो 1 फेस जो है देखो पूरा भी बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक फेस बना लो, उसी से पता चल जाएगा कि आपको कोनों के तो 8 फिक्स हैं, जो एज सेंटर्ड है वो 1 है, तो 12 × 1 आपका 12 हो गया। उसके बाद फेस का देखो 1 है आपका, तो ऐसे 6 फेस है तो × 6 करोगे तो 6 आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से करना है, ऐसे गधा मजदूरी नहीं करनी, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इतना भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये अलग अलग वैरायटी बनती है आपकी यहाँ, ठीक है, इसी को अलग अलग टाइप कह लो, वैरायटी कह लो। यहाँ पे अब देखो सीधा पूछा 4 के अपोजिट, तो यहाँ पे भाई आपका फोटो शायद थोड़ी सी गलत लग गई है, तो इधर जो है भाई आपका थोड़ा अलग है, नंबर्स अलग है, थोड़ा सा फोटो जो है भाई वो आपकी अलग लग गई है। ओके, आगे पीछे हो गई भाई, कोई नहीं, हम थोड़ा सा सहयोग करेंगे। यहाँ पे आपका 4 पूछा है तो 4 के अपोजिट इधर से निकाल देंगे, वो आगे पीछे हो गई फोटो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, इतना तो हम कोऑपरेट कर लेंगे। तो यहाँ पे भाई 4 है आपका, इधर है 4 और इधर है 4, इधर 2 चीज कॉमन है, तो या तो ऐसी फोटो लो जिसमें जो है भाई आपका देखो 4 तो तीनों में है, तो यहाँ से तो आपका एक ही पता चलेगा, लेकिन आप ये दोनों इससे भी पता चल रहा है, वैसे ऐसे भी हो सकता है। देखो अगेन इसमें तीनों में 4 है, तो इसमें आप वही वाला तरीका लगा लो जो अभी बताया था, जैसे भाई आपका 1 3, ठीक है, 5 और 2 ये तो कट जाएगा, तो क्या बचा 6 बचा, ठीक है। तो जो इसमें नहीं है वही आंसर है, तो यहाँ पे कितना है 6, तो 6 आंसर हो गया। अगले वाले का देखो पूछा है Q के अपोजिट कौन है, तो इधर देखा भाई Q और ZV, इधर TLV, तो V कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ से V से चलोगे आप, देखो V से पहले या V से एंटी क्लॉकवाइज Q है, तो V से एंटी क्लॉकवाइज T है, तो आंसर क्या आ गया इसका T आ गया, तो T आंसर हो गया। तो यहाँ पे इस तरीके से भाई हम जो अभी हमने कंसेप्ट सीखे थे उसे ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे R के अपोजिट पूछा है तो दोनों में R है, तो PTQV नहीं होगा, तो PTQV के अलावा जो बच गया, ठीक है, PTQU, तो यहाँ पे S बचा है, तो वही आंसर है। तो ऐसे भी आपको फंसाने की कोशिश करता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ। यहाँ पे देखो R के अपोजिट पूछा है, तो अगेन जो है भाई यहाँ पे R नहीं है, तो M कॉमन है, या तो ऐसा कर सकते हो कि देखो यहाँ M आपका कॉमन है, तो इससे आप बाकी के अपोजिट पता चल रहे हैं कि M के बाद T है, M के बाद P है, तो T और P अपोजिट पेयर है, A और S अपोजिट पेयर है, बचा M, तो एक R बचा है तो वो M के अपोजिट होगा, तो नहीं गिवन तो इसलिए M के अपोजिट होगा। यहाँ पे जो भाई 4 के अपोजिट पूछा है अगेन, तो 4 के अपोजिट देखो 4 मिसिंग है यहाँ पे, तो 8 जो है भाई आपका वो है फेस जिसका हमें अपोजिट नहीं पता चल रहा, तो 8 के अपोजिट क्या होगा, मतलब 4 के अपोजिट 8 होगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। यहाँ M के अपोजिट पूछा है, तो M जो है भाई देखो इन दोनों फोटो में आपका K जो है भाई और N कॉमन है, तो यहाँ से L और O का पता चल गया कि वो अपोजिट है, ठीक है। K जो है भाई वो भी आपका नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका L का पता चल गया, K का पता चल गया, P और N जो है भाई ये आपका बचा है, तो या तो इससे जो है भाई आप देखो K और N, तो L और O अपोजिट हो गए, ठीक है। अब इसमें जो है भाई आपका और इसमें क्या है, K कॉमन है बस,
तो यहाँ से आंसर निकल सकता है। आप ये दो फोटो यूज कर सकते हो जिसमें सिर्फ के कॉमन है, तो के बाद एम है, के बाद एन है, तो आंसर क्या आ जाएगा एन। तो आप ऐसे कर सकते हो, बिना पेन उठाए डाइस का क्वेश्चन इजीली हो सकता है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और कंसेप्ट क्लैरिटी का डिफरेंस है। यहाँ पे देखो 1 के अपोजिट पूछा है, तो यहाँ भाई देखो 1 है ही नहीं क्वेश्चन में, तो जो कॉमन वाला है उसी का मिसिंग होता है, बाकी सब गिवन है, तो 6 के अपोजिट होगा 1। ठीक है, तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आपके आते हैं पेपर में, आप सोचते हो इन्हीं में से कुछ होगा, ढूंढते हो, गलत हो जाएगा। ठीक है, जो इन दोनों में कॉमन है वो उसी का होगा, जो मिसिंग है वो अपोजिट। जैसे यहाँ भाई आपका पूछा है कि फेस दिस 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 लिखे हुए हैं, तो एल के अपोजिट बताना है, तो ये रहा भाई एल आपका, और इन दोनों में कॉमन क्या है, वाई। ठीक है, तो वाई से एंटी क्लॉकवाइज एल है, वाई से एंटी क्लॉकवाइज ओ है, तो एल का जो है भाई क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। इस तरीके से सीख रहे हो करना, समझ रहे हो किस तरीके से कर रहे हैं हम चीजों को। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है जे के अपोजिट पूछा, तो पॉज करके आप ट्राई भी कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे देखो जे कहीं नहीं है, तो कहीं नहीं है, तो इन तीनों में जो कॉमन होगा उसका अपोजिट जो है भाई, मतलब कॉमन जो है उसका अपोजिट नहीं दे रखा, यानी वही अपोजिट है जो मिसिंग है। डेट इज के अपोजिट टू जे पूछा है, तो भाई ऑप्शन के हिसाब से तो यहाँ आना चाहिए आपका जे, लेकिन उसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी हो तो के ही आना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो एम है, ओ है। ठीक है, 6 लेटर दिस आर रिटन ऑन फेस, 2 पोजीशंस ऑफ द डाइस आर शोन, इसने 2 बोला है यहाँ, लेकिन हमें जो है भाई 3 गिवन है, तो मे भी फोटो जो है भाई थोड़ा सा गड़बड़ हो गई हो, तो कह नहीं सकते, वरना तरीका वही चलेगा। ठीक है, तो हो सकता है थोड़ी फोटो अगेन इसमें गड़बड़ हो गई हो। ठीक है, तो आंसर भाई ऐसे इसके हिसाब से तो यही है, तो अभी वो प्रॉपर फोटो नहीं है। चलो ये वाला देख लेते हैं। एट द रेट के अपोजिट पूछा आपसे, तो यहाँ पे भाई एंड इन दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे भाई एंड से काउंटर क्लॉकवाइज एट द रेट है, तो यहाँ भी काउंटर क्लॉकवाइज आपका क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क विल बी द आंसर, क्योंकि अपोजिट पूछा है। तो आपको ये क्वेश्चन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको जो क्वेश्चन में बोला है, ठीक है, सीधा वो देखना किसके अपोजिट पूछा है, सीधा जो है भाई आपने ये करना है। तो यहाँ पे आपने इस तरीके से अपोजिट ढूंढा और आपने आंसर लगा दिया। तो इतना ही क्वेश्चन है भाई आपका डाइस एंड क्यूब का। ठीक है, जब जैसे यहाँ पूछ लिया 6 के अपोजिट कौन है, तो 6 देखो इन दोनों में आपका सेम है, तो जो मिसिंग है वही 6 का अपोजिट है, तो 4 मिसिंग है यहाँ पे या 8। क्वेश्चन में देखो 1 2 3, तो ये एडजेसेंट है 6 के, तो 8 आंसर आ जाएगा, क्योंकि उसमें देखो 4 की जगह 8 ही लिखा हुआ, ऊपर दे भी रखा उसने, तो 6 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भाई आपसे पूछा है कि बी के अपोजिट क्या होगा, तो ये रहा बी, इन दोनों में कॉमन क्या है, के से पहले यानी एंटी क्लॉकवाइज बी है, के से एंटी क्लॉकवाइज एम होगा, तो आंसर आ जाएगा एम, आंसर आ जाएगा आपका एम। तो ऐसे करके निकल जाएगा भाई। ठीक है, यहाँ पे पूछा है 6 के अपोजिट कौन होगा, पोज करके भी ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आपको जरूरी नहीं है बिल्कुल इसी पेज पे करना है। तो यहाँ पे 6 के अपोजिट पूछा है, तो 6 ये रहा, इन दोनों में कॉमन क्या है भाई, 3 और 5 है, तो 3 और 5 तो जो बच गए वही अपोजिट है, यानी सेकंड और आपका 6th। तो 6 का अपोजिट कौन है, सेकंड। 6 का अपोजिट कौन है आपका, सेकंड है, बहुत अच्छी। ठीक है, जैसे भाई यहाँ पे 7 का अपोजिट पूछा है, तो 7 ईयर इन दोनों में कॉमन क्या है, 8 और 9 कॉमन है, तो जो तीसरा बच गया वही क्या होगा, अपोजिट होगा, जो तीसरा बच गया वही क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, तो ये सारे केस हमने डिस्कस कर लिए कि 2 कॉमन हो तो क्या होगा, 1 कॉमन हो तो क्या होगा, ओपन डाइस है तो कैसे होगा, क्लोज डाइस है तो क्या होगा, कौन कौन से केस बन सकते हैं, उन सब की बात करते हुए हमने एक छोटे से टाइम इंटरवल में पूरा डिटेल्ड क्यूब हमने पढ़ा है। ठीक है, पूरा डिटेल क्यूब हमने पढ़ लिया है दोस्त।
ठीक है। तो आई होप आपको एक एक चीज समझ में आई होगी, ठीक है। अगर समझ में आई है या कोई दिक्कत भी है तो डू कमेंट जरूर करें, ठीक है। जैसा भी आपको लगा है कमेंट्स जरूर करके बताना है, हम तक बात पहुंचानी है। हम जब यहाँ से पढ़ा रहे हैं तो आपको भी अपनी बात यहाँ तक पहुंचानी पड़ेगी, ठीक है। बहुत अच्छे। तो भाई आपको याद ही होगा कि डिटेल्ड मैराथन्स आपकी रीजनिंग और मैथ्स के लिए अपकमिंग एफकेट एग्जाम के लिए न्यू पैटर्न पे वो ऑलरेडी प्लान्ड है, ठीक है। आपका 30 एंड 7 दिसंबर को, तो इनमें आना ना भूलें, ठीक है। इंतजार रहेगा, ठीक है आपका, आप जरूर आइएगा, ठीक है। हम ऐसे हाथ जोड़ के आपके स्वागत के लिए खड़े रहेंगे, ठीक है। और आपकी नैया को जो है भाई पार लगाने के लिए हम पूरी मेहनत करते रहेंगे, ठीक है। चलो भाई, आई होप यू लाइक द सेशन। अगर ऐसा है तो डू जो है भाई लेट मी नो दैट यू लाइक्ड इट। चलो भाई, मिलते हैं आपसे आगे आने वाली क्लासेस एंड मैराथन्स के अंदर। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।